नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हो आप सब? सभी के सभी खुश रहो, भगवान से मैं ये आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ। देखो, आज का टॉपिक चालू करने से पहले मैं आपसे कुछ 3-4 मुद्दों पर बात करना चाहता हूँ। उसके बाद अपन अपना टॉपिक भी पढ़ेंगे। देखो, 3 या 4 मिनट में या मुश्किल से 5 मिनट आप कर लूंगा, ढंग से सुनिएगा, आपके ही काम की बात है। देखो, पहली बात तो ये है कि आपके लिए खुशी की, बहुत बड़ी खुशी की बात है। वो बात ये है कि राजस्थान विश्वविद्यालय और राजस्थान में स्थित सभी विश्वविद्यालयों ने अपनी एग्जाम की तिथि है वो घोषित कर दी है फाइनल वालों के लिए। क्योंकि फाइनल ईयर वाले जो स्टूडेंट है वो बहुत दिनों से डिप्रेशन में थे, टेंशन में चल रहे थे कि एग्जाम होंगे तो कब होंगे। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले तो ये स्थिति थी कि होंगे या नहीं होंगे, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया तो होंगे तो कब होंगे। अब स्थिति ये थी कि और फिर टाइम टेबल कब आएगा, कैसे क्या होगा, ऑफलाइन लगेंगे ऑनलाइन लगेंगे, बहुत सारे प्रश्नों का जो था उसका जवाब राजस्थान विश्वविद्यालय और समस्त जो भी राजस्थान में हैं यूनिवर्सिटीज, उन्होंने उसका आंसर आप सभी को अब दे दिया है। आंसर ये है कि आप सभी के एग्जाम 25 सितंबर से चालू कराने का एक नोटिस आया है। मतलब ये एक सूत्रों के हवाले से खबर है, ये न्यूज में दिखाया जा रहा है कि 25 सितंबर से आप सभी के एग्जाम चालू हो जाएंगे। वैसे यूनिवर्सिटियों ने बोला है कि 3rd वीक में आपका टाइम टेबल जारी कर दिया जाएगा और 4th वीक में आपके एग्जाम चालू कर दिए जाएंगे। वो सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये नियम है। और जो यूनिवर्सिटी अगर 30 सितंबर से पहले एग्जाम नहीं करा पाती है, मतलब 30 से जो 25 सितंबर से चालू हो रही है वो 25 सितंबर से चालू ना होकर अक्टूबर में चालू होती है, तो क्या होगा, उनको यूजीसी से अपनी डेट एक्सटेंस करवानी पड़ेगी। ऐसा भी एक नोटिस था यूनिवर्सिटी की साइट पर, उसमें लिखा हुआ था क्लियरली ऐसा। और तो अब पढ़ाई चालू कर दो, क्योंकि एग्जामों की डेट भी आ गई। तो 25 सितंबर से आपकी एग्जाम, जहाँ तक है 95% आपकी एग्जाम 25 सितंबर से चालू हो जाएगी। तो आप पढ़ाई चालू कर दो। और दूसरी बात यह है मेरे प्रिय छात्रों कि पिछला जब क्लास लगा था अपना लेक्चर नंबर 16, उसमें किसी स्टूडेंट ने मेरे को कमेंट सेक्शन में किसी टीचर के बारे में कुछ बुराई लिखकर भेजी थी। तो मेरा सभी छात्रों से ये निवेदन है कि किसी भी टीचर के बारे में कुछ भी अनर्गल वार्तालाप ना करें। टीचर होता है वो आपको पढ़ाने के लिए होता है। वो आपको जब चाहे किसी टीचर ने आपको छोड़ दिया, मैं इस बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, इस बारे में तो मैं आपको पहले भी बोलता था किसी के चक्कर में मत पढ़ा करो। पर अगर उस टीचर ने आपको 1 यूनिट 2 यूनिट जितनी भी यूनिट पढ़ाई है उतनी पढ़ाई तो है ना, कितनी भी पढ़ाई हो उतने को तो पढ़ो कम से कम। वो 3-4 यूनिट है, वो जो 1 यूनिट 2 यूनिट जितनी पढ़ाई है उसका तो नॉलेज गेन करो। मिलना चाहिए, बस फ्री में मिल गया ना आपको 3 यूनिट, वो भी बहुत बड़ी चीज होती है। आज के टाइम पे तो इतना सा भी नहीं मिलता पढ़ने को फ्री में। तो आजकल तो आप जानते हो शिक्षा एक बुरी तरह से व्यापार बन चुका है। तो इस व्यापार के दौर में भी आपको 1 यूनिट 2 यूनिट जितनी यूनिट फ्री मिल रही है उतना तो पढ़ो। चाहे वो कोई भी टीचर से पढ़ो, कहीं और जाके पढ़ो, मेरे से पढ़ो, चाहे कहीं पर भी पढ़ो, जितना फ्री में मिल रहा है उतना फ्री में पढ़ो। पैसे देने की बात तब आती है जब आपको वो चीज फ्री में ना मिल रही हो। जब फ्री में मिल रही है, अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है तो फ्री में पढ़ो ना। 2 यूनिट उन सर ने पढ़ाई तो 2 यूनिट पढ़ो। नॉलेज ग्रहण करने से मतलब रखो, ये मत रखो कि पूरा ही हमको यहीं से पढ़ना है। अरे पूरा अगर उसने नहीं पढ़ाया फिर आपको तो कोई बात नहीं, आप जितना पढ़ा दिया उतना तो पढ़ो और आगे का कहीं और से पढ़ लो। तो ये मेरा निवेदन है किसी भी टीचर के बारे में, शायद आप मेरी बात का फॉलो भी करेंगे, तो मेरा आपसे निवेदन है किसी भी टीचर के बारे में कुछ भी उल्टी सीधी बातें लिखकर कमेंट सेक्शन को, मतलब जो माहौल है अच्छा उसको खराब ना करें। किसी भी टीचर के बारे में, चाहे वो कितना भी अच्छा हो टीचर बुरा हो, तो गुरु के बारे में कुछ भी कहना तो मतलब एक तरीके से बहुत बुरी बात होती है। अगर आप एक छात्र हो, एक आदर्श छात्र हो, तो आपके लिए ये बात बहुत बुरी है कि आप किसी शिक्षक जो से आप पढ़े हुए हो, चाहे वो थोड़ा ही पढ़े हो, उसके बारे में यदि आप अपने मन में गलत भावना रखते हो तो ये बहुत बुरी बात है। और थर्ड बात, जो तीसरी बात है, तो पिछले जो लेक्चर हुआ था उसमें एक सेकेंड ईयर के स्टूडेंट ने बोला था सर सेकेंड ईयर की क्लास कब से चालू होंगे। तो मेरे प्रिय छात्र, सेकेंड ईयर की क्लास भी मैं आपके लिए चालू कर दूंगा, फर्स्ट ईयर का बैच भी मैं आपके लिए चालू कर दूंगा। पर इस वक्त फाइनल ईयर वालों को मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो फाइनल ईयर का मैं अभी ज़्यादा टाइम उन्हीं को दे रहा हूँ।
अब कई सोच रहे होंगे कि पढ़ाते तो 1 घंटा है तो फाइनल ईयर वालों को ज़्यादा टाइम कैसे देना हो गया। अभी मैं आपको वो भी बता दूंगा मैं फाइनल ईयर वालों को ज़्यादा टाइम कैसे दे रहा हूँ। देखो, इसलिए जो जैसे ही अभी जब 25 सितंबर डेट आ गई है, 25 सितंबर तक मेरे व्हाट्सएप पे लगातार मैसेज आते रहेंगे और लगातार ये मान लो क्वेश्चनों का लाइन बन जाएगा कि ये बता दो, वो बता दो, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। तो मैं ज़्यादा टाइम उनको देने में लग रहा है मेरे को, तो इस वजह से मैं अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का बैच चालू नहीं कर सकता। 25 सितंबर से उनके एग्जाम चालू है, मुश्किल से 5-10 दिन में उनके एग्जाम खत्म हो जाएंगे। और वो एग्जाम पीरियड में भी मेरे से क्वेश्चन पुटअप करते रहते हैं, सर ये प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी बहुत। तो जैसे ही उनकी सारी प्रॉब्लम मैं खत्म कर दूंगा, उसके बाद जैसे कि अक्टूबर में मैं आपका बैच भी चालू कर दूंगा। अब सितंबर 1 महीने की तो बात है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4-5 महीने बहुत होते हैं सिलेबस कराने के लिए। आपका सिलेबस मैं पूरा करा दूंगा, आप टेंशन ना लो, आपका बैच भी मैं चालू कर दूंगा। और फोर्थ बात ये, चौथी जो अंतिम बात ये है कि कई स्टूडेंट मेरे से नाराज चल रहे होंगे कि सर क्लास रेगुलर लेके नहीं आ रहे हैं। तो जिनको पता है उनके लिए तो नहीं, जिनको नहीं पता है फाइनल ईयर के छात्रों को बता दूं कि मेरे जो व्हाट्सअप है, जो मैंने आपको नंबर बताए थे पिछले वीडियो में भी बताए थे, उससे पहले भी कई वीडियो में मैं आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर बता चुका हूं। तो जैसे ही फाइनल ईयर, जैसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि फाइनल ईयर के एग्जाम होंगे, उस दिन से क्या मेरा व्हाट्सअप भरा रहता है। लगातार कोई स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स के मैपिंग से क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई सिंगुलरिटी से पूछ रहा है, कोई कहाँ से पूछ रहा है, कोई डायनेमिक्स के रेडियल एक्सेलरेशन में से पूछ रहा है, कोई फ्रिक्शन में से पूछ रहा है, कोई कहाँ से पूछ रहा है। तो मतलब लगातार मेरे से पास रोज का काम है, मेरे पास 50-60 क्वेश्चन इकट्ठे हो ही जाते हैं कहीं ना कहीं से। कोई ना कोई यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट है वो भेज ही देता है मेरे को। तो मैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करवाने में, एक एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगा हुआ हूँ इस टाइम। मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पा रहा कि मैं क्लास आकर लूँ, क्योंकि वो 50-60 प्रॉब्लम भेज देते हैं। तो 50-60 प्रॉब्लम पर तो आकर मैं एक दिन में वीडियो बना भी नहीं सकता। तो इसलिए मैं उनको थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, इसलिए मैं रेगुलर क्लास नहीं ले पा रहा हूँ आप लोगों की। जैसे ही अब फाइनल वालों के एग्जाम की डेट भी आ गई, उनकी जैसे ही खत्म हो जाती है, आप तो अभी सेकंड ईयर में होना पहली बात तो, और अब फाइनल में हुए हो आप, सेकंड ईयर से अभी फाइनल में प्रमोट होकर आए हो अभी, तो आप फाइनल में प्रमोट हो ही गए हो। तो आपका कोर्स तो मैं फरवरी तक या जनवरी तक, मैं जहां तक चांस है जनवरी तक करा दूंगा आपका कोर्स। अगर जनवरी तक आपका कोर्स हो रहा है तो कहाँ परेशानी है आपको, आपका कोर्स तो हो जाएगा, आपके एग्जाम तो मार्च में लगेंगे। पर फाइनल ईयर वालों को अभी मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, इसलिए मैं उनको वीडियो के जरिए जितना हो सकता है उतना दे रहा हूँ। और व्हाट्सएप पे मेरे को प्रॉब्लम भेज रहे हैं, क्योंकि उन्होंने, उनका तो पढ़ा हुआ है वैसे भी सारा, उनको तो बस कुछ प्रॉब्लम आती है वो उनको बता दो, उनकी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। इसलिए ज़्यादा टाइम मैं फाइनल वालों को दे रहा हूँ, इसलिए रेगुलर क्लासें नहीं ले के आ रहा हूँ। जैसे ही उनके एग्जाम खत्म होते हैं अक्टूबर में, मैं आपके लिए रेगुलर क्लास लेकर आऊँगा, बिल्कुल टेंशन ना ले, ठीक है। यही मेरी बातें थी, इनको थोड़ा ध्यान रखना। और जो 3rd और 2 नंबर पे जो मैंने आपको बात बताई थी उस पर ज़्यादा ध्यान देना मेरे प्यारे छात्रों। और अब अपन अपने लेक्चर पर आते हैं। देखो, मैं डायनेमिक्स से चल रहा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपको बेसिक सवाल में आपको 6 कॉन्सेप्ट पर आधारित वो करा चुका था। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे अपन ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब तक निकाला था क्वेश्चनों में, वो उन कॉन्सेप्ट से नहीं निकाले जा सकते जो अब तक मैंने आपको पढ़ाया। तो अब कुछ आकृति ऐसी होती है जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग तरीके से निकलता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए अपन 2 थ्योरम पढ़ेंगे। एक तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और एक थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ये 2 थ्योरम पढ़ेंगे, उसके बाद अपन इन थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। फिर उनका जो आकृतियां जिनका अब तक अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकाल सकते थे, उससे अपन उनका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीख जाएंगे। तो पहले मैं आपको लिखा देता हूं द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। सभी के सभी बोर्ड से नोट कर लेना उसका स्टेटमेंट, देखो लिखना, जल्दी से नोट कर लो सभी स्टूडेंट इस स्टेटमेंट को। देखो अपन समझेंगे कि स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है। फिर देखो क्या बोल रहा है ये स्टेटमेंट, मिटा देता हूं। जो नहीं उतार पाए हैं वो क्या करना, थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं, बाकी समझा दूंगा। जो नहीं उतार पाए वो वीडियो को ब्रेक लेके आराम से पॉज करना वीडियो को, फिर आराम से उतारते रहना इसको। देखो अपन इस स्टेटमेंट को समझते हैं। देखो क्या कह रहा है ये, अपन से कह रहा है कि यदि 3 परस्पर लंबवत रेखाएं एक दूसरे को एक विनिष्ट बिंदु पर मिलती हैं, 3 परस्पर लंबवत रेखाएं हैं, ये मान लो ये लंबवत रेखाएं हैं तीनों परस्पर, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस और ये z एक्सिस। देखो ये z एक्सिस है वो इस टाइप से है, कहीं आप इस तरीके से सोच रहे हो किस टाइप से, इस टाइप से है। ये x के भी परपेंडिकुलर है और y के भी परपेंडिकुलर है। तीनों की तीनों एक दूसरे से लंबवत है और तीनों की तीनों एक विनिष्ट बिंदु O पर मिलती हैं, ठीक है।
मिलती हैं, तो एक पटल का इसके समतल, तो एक पटल का इसके समतल में स्थित एक कोई पटल है, ये कोई पटल है, ये कोई पटल है, इस पटल के समतल में स्थित दो रेखा, जो इसके पटल में आप कोई भी दो रेखा मान लो, आप चाहे ये वाली एक्स एक्सिस मान लो, चाहे वाई एक्सिस मान लो, चाहे ये वाली जेड एक्सिस मान लो, कोई सी भी दो ले लो, एक्स जेड ले लो, चाहे एक्स वाई ले लो, चाहे वाई जेड ले लो, आपको दो रेखाएं लेनी है। स्थित दो रेखाओं के परितः जो जड़त्व आघूर्ण का जो जोड़ है, जब दो रेखाओं के परितः अपन इस पटल का, जो पटल अपन को दिया हुआ है एबीसी पटल है, ये ए बी सी अपन मान लेते हैं इसको, एबीसी पटल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा दो रेखाओं के परितः, मतलब एक्स वाले ओ जेड ओ एक्स रेखा के सापेक्ष और ओ वाई रेखा के सापेक्ष जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, उन दोनों को अपन जोड़ दें तो ओ जेड रेखा के सापेक्ष जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उसके बराबर होगा। ये चीज ये थ्योरम है वो कहने चाह रही है, तीसरी लंबवत रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण होगा। चाहे आप ओ जेड के सापेक्ष निकालो और ओ वाई के सापेक्ष निकालो, उन दोनों का जोड़ कर दो, और जोड़ करोगे तो तीसरी रेखा, तीसरी जो लंबवत रेखा है ओ एक्स, उसके सापेक्ष जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उसके बराबर होगा। इसी प्रकार अपन ओ जेड और ओ एक्स के सापेक्ष निकाल कर दोनों का जोड़ कर दो तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो ओ वाई के सापेक्ष आएगा। देखो थोड़ा सा समझा देता हूँ क्या कहना चाह रहा है, दोबारा समझना कि पॉइंट P है, इसका मास जैसे कि m है, इसका मास क्या है m, और ये पॉइंट है वो 2D में सोचो, ये पॉइंट कहां पर है 2D में, जैसे कि xy निर्देशांक है, ये xy निर्देशांक और इसमें ये पॉइंट है ये 2D में सोचो इसको, ये पॉइंट 2D में, जैसे कि ये x निर्देशांक, ये y निर्देशांक, तो ये पॉइंट है वो इस जगह पर है, किस जगह पर है, इस जगह पर। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी। देखो ये पॉइंट यहाँ पर है तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, एक्स वाई होंगे, एक्स और वाई होंगे, क्या होंगे, एक्स वाई होंगे। जिस पॉइंट P की एक्स एक्सिस से दूरी क्या होगी, वाई, और पॉइंट P की वाई एक्सिस से दूरी क्या होगी, एक्स। तो आप OX के सापेक्ष इस पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा, my²। इतने दिनों से निकालते आ रहे हैं, इतना तो जानते हो कि my² कहां से आया। वो पॉइंट P का OY जो रेखा है इसके सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा, mx² आ जाएगा। यदि अपन पूरे के पूरे पटल का इस OX के सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, OX रेखा है उसके सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, समेशन आ जाएगा। सभी जानते हो यहाँ पर समेशन आ जाएगा। अपन अब तक इंटीग्रेशन लगाते थे, वहां पर अपन को लिमिट दी हुई होती थी, यहाँ पर तो अपन एक थ्योरेटिकल बातें कर रहे हैं तो यहाँ पर समेशन लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि योग के लिए दो चीजें ही यूज होती है, या तो समेशन या फिर इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर समेशन लगा दिया। और मैंने आपको बताया भी था फर्स्ट लेक्चर में, किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना क्या कहलाता है, सिग्मा mr²। तो यहाँ पर क्या है, सिग्मा my² से किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सिग्मा mr²। तो ये एक तरीके से बॉडी है, इस बॉडी का क्या है, रिगिड बॉडी है, ये एक दृढ़ पिंड है, इस दृढ़ पिंड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ गया, सिग्मा my²। OY के सापेक्ष, OX के सापेक्ष और OY के सापेक्ष इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, पूरे पटल का सिग्मा mx²। तो अपन से थ्योरम क्या बोल रही थी, इनके सापेक्ष OX और OY के सापेक्ष जो इस पटल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, दो रेखाओं के प्रति जो जड़त्व आघूर्ण आएगा उसको यदि आप जोड़ दो, जोड़ दिया तो OZ के सापेक्ष जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, OZ के सापेक्ष जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उसके बराबर होगा ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो सिग्मा mx² + y² भी लिख सकते हैं अपन इसको, x² + y² लिख सकते हैं ना, अपन इसको लिख सकते हैं। देखो ये चीज आपको समझ आ गई होगी, मतलब जो अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है वो किसके सापेक्ष होगा, OZ के सापेक्ष इस संपूर्ण पटल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होगा। तो ये चीज अब अपन को प्रूफ कैसे करेंगे, तो अब मैं आपको प्रूफ भी करा देता हूं इसका। प्रूफ कराने से पहले अपन इस चित्र का थोड़ा सा विवरण लिखेंगे, वो मैं आपको लिखा देता हूं बोर्ड पे, सभी की सभी उतार लेना। देखो थ्योरम तो आपको समझ आ गई होगी, नहीं आई ये समझ अब भी थ्योरम इतना समझाने पर भी, तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं नेक्स्ट क्लास लेके आऊंगा तब आपको समझा दूंगा। और इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले बिल्कुल टेंशन ना लें, इंग्लिश में भी लिखा दूंगा, जो अब मैं लिखा रहा हूँ वो हिंदी में भी लिखा दूंगा। क्या है, चित्र भी मिटा दिया मैंने, चित्र वापस बना देंगे। देखो जल्दी से नोट करो सभी के सभी छात्र। देखो क्या बोल रहा है, इसको समझा भी देता हूं मैंने क्या लिखा है। देखो कि लेट एबीसी इज ए प्लेन लेमिना,
कि माना ABC एक समतल पटल है। क्या है ABC? क्या है? एक समतल पटल। लेट वन पार्टिकल ऑफ मास m इज लोकेटेड पॉइंट P। एक पार्टिकल है, एक अल्पांश है P, उसका मास m है, वो कहां पर? पॉइंट P पर स्थित है। किस पर स्थित है? एक अल्पांश है, उसका मास m हो और वो पॉइंट P पर स्थित है। और क्या बोल रहा है? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर x एंड y। जो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट है, वो निर्देशांक है, वो क्या है? x और y है। और क्या बोल रहा है? एंड लेट OX एंड OY आर टू परपेंडिकुलर लाइन इन द प्लेन लेमिना। जो प्लेन लेमिना है, इसमें जो OX और OX यहाँ पर क्या है? OX और OY दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं इन द प्लेन लेमिना में। एंड OZ इज ए लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और OZ कौन सी लाइन है? इस प्लेन के लंबवत लाइन है। कौन सी? प्लेन के लंबवत लाइन है OZ, जो इस तरीके से ये पूरा का पूरा समतल है, इस समतल के लंबवत दो लाइन है। और OX और OY दो आपस में लंबवत लाइन है। और OZ है वो इस प्लेन की लंबवत लाइन है, तथा OZ है जो OX और OY पे के भी एक लंबवत लाइन है, एक परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है, ये चीज आपने लिख ली। तो अब अपन क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो, अपन को प्रूफ करना था OZ के सापेक्ष जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो OX और OY के सापेक्ष जो मोमेंट ऑफ इनर्शियाओं का योग होगा उसके बराबर होगा। ये चीज अपन को प्रूफ करनी है। देखो, प्रूफ करेंगे अपन। देखो, ये चीज तो आपने नोट कर ही ली होगी। जो नोट नहीं कर पाए थे वो वीडियो को बैक लेकर पहले पॉज करना, फिर आराम से उतारते रहना। देखो, निकालते हैं। हिंदी मीडियम वालों को भी लिखा दूंगा मैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल P अबाउट लाइन OZ। क्या बोल रहा है कि OZ के सापेक्ष अल्पांश P का जड़त्व आघूर्ण। OZ के सापेक्ष अल्पांश P का जड़त्व आघूर्ण देखो क्या हो जाएगा? m तो है ही। और OZ के सापेक्ष इस P का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? जो OZ रेखा है, इससे इस P की लंबवत दूरी कितनी है? देखो, OZ यहां से जा रहा है, इस तरीके से ऊपर, इस तरीके से जा रहा है OZ। तो इससे जो लंबवत यहां से देखो, इस टाइप से 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पर इस टाइप से 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो जो लंबवत दूरी हो जाएगी वो यहाँ से देखो ये वाली हो जाएगी। ये वाली पॉइंट P की OZ से क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। तो देखो ये कितनी आ जाएगी? ये वाला क्या है? Y, ये वाला क्या है? X। तो ये वाला क्या आ जाएगा? रूट में x² प्लस y², यही आ जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा? m x² प्लस y² का स्क्वायर, यही तो आएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्या? इसको थोड़ा सा आगे कर लो, x² प्लस y², यही है। फिर देखो क्या है, इस पूरे के पूरे पटल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? OZ के सापेक्ष वो भी निकाल लेते हैं। देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल लेमिना अबाउट OZ के सापेक्ष संपूर्ण पटल का जड़त्व आघूर्ण। हिंदी मीडियम वाले ये लिखना, OZ के सापेक्ष संपूर्ण पटल का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? देखो, समेशन आ जाएगा और कुछ नहीं होगा, m x² प्लस y², यही है ना। क्या आ जाएगा? देखो, समेशन mx², इनको समेशन को अलग अलग कर लो, my²। अब देखो, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके सापेक्ष आ गया? OX जो लाइन है, उस OX लाइन के सापेक्ष इस पटल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और mx² समेशन में ये किसे? OY के सापेक्ष इस पटल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। देखो, अपन को जो चीज प्रूफ करनी थी वो चीज अपन ने प्रूफ कर दी। अब यहां पर लिख देना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लेमिना अबाउट OY प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लेमिना अबाउट OX। यही चीज अपन को प्रूफ करनी थी कि OX के सापेक्ष जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस पटल का, OY के सापेक्ष जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस पटल का, इन दोनों का योग कर दें तो OZ के सापेक्ष जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो अपन इनके जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उनके सापेक्ष जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उनके योग के बराबर होगा OZ के सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। तो अपन क्या लेकर चले थे? अपन लेकर चले थे किसके? OZ के सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेकर चले थे इस पटल का। और कहां पर पहुंच गए? इन दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के योग पर। यही चीज अपन को प्रूव करनी थी।
आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों, और अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।